हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, ये बीएफएम का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीआईबी का आपका सब्जेक्ट है, उसका मॉड्यूल ए यूनिट 1 का पार्ट 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स किए हैं, ठीक है, एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस के, ठीक है, यही चैप्टर के। सो आपको, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। अगर कुछ कमेंट रहेगी, कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा 3rd लेक्चर है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट पहले फर्स्ट 2 पार्ट्स आप जाके देखिए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप ये पार्ट देखिएगा। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। फिर फेमा जो एक्ट था 1999 में आया था, वो क्या था। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या कौन से पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक्स आते हैं, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, फॉरेक्स ब्रोकर्स, कॉर्पोरेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो फॉरेक्स मार्केट है वो कितना बड़ा है, कितने बिलियन डॉलर्स का डेली उसमें ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन और वो कैसे फ्लक्चुएट करता है। देन हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, कौन से फंडामेंटल रीजंस होते हैं, टेक्निकल रीजंस होते हैं, फिर स्पेकुलेशन के रीज़न होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा था कि एक्चुअली जब एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म होता है वो कैसे चलता है, मतलब उसमें कितने टाइप के रेट्स होते हैं, रेडी या कैश रेट होता है, टर्म रेट होता है, स्पॉट रेट होता है, फॉरवर्ड रेट होता है। और फिर हमने देखा था कि फॉरवर्ड रेट जो होता है वो स्पॉट रेट के बेसिस पे कैसे आगे उसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो 2 टाइप का रहता है, प्रीमियम और डिस्काउंट में, ठीक है। तो अगर स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट ज़्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, तो हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड रेट प्रीमियम पे है, और अगर वो स्पॉट रेट से उसकी वैल्यू कम रहेगी तो वो डिस्काउंट पे है, ठीक है। तो ऐसा ये सब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। और फिर हमने देखा था कि फॉरवर्ड प्राइस जो थी, फॉरवर्ड प्राइस ऑफ करेंसी, वो कैसे एक्चुअली वर्क करती है, वो कैसे बनती है। तो ये सभी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी स्टूडेंट्स। तो अभी इसके आगे हम देखेंगे कि करेंसी के जो कोड्स रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड्स, फिर फ्लोटिंग रेट्स, फिक्स रेट्स, क्रॉस रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, चेन रूल, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर जो बैक ऑफिस के ऑपरेशन चलते हैं, फिर आरबीआई और फेडाई का जो रोल है वो क्या है। और स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से न्यूमेरिकल्स। तो हम जो थियोरी पार्ट है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जल्दी जल्दी कवर करेंगे और अपना मेन फोकस रहेगा फॉर दिस यूनिट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो मे भी हम प्रोबेबली इसका नेक्स्ट लेक्चर या उसका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और एक बात स्टूडेंट्स, आपको जो सीआईबी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, ये जो न्यू सिलेबस का भी एग्जाम आने वाला है 10 जून से, तो आपको जो मैकमिलन के टेक्स्ट बुक्स है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है, वो पहले अच्छे से कवर करने हैं एंड देन आप एमसीक्यूज की तरफ जा सकते हो या कोई भी एक्स्ट्रा पीडीएफ मटेरियल आप रेफर कर सकते हो, लेकिन आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफर करना है। और आप ये लेक्चर्स, अगर आपको स्पेशली टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई के लिए, ऐसा मतलब बुक पेन कॉपी लेके, बुक लेके, तो आप कहीं भी ट्रैवलिंग में हो, अगर ऑफिस में पॉसिबल है, लंच टाइम है, मतलब कुछ भी काम करते करते, अगर आप वर्किंग हो, आप वुमन हो, तो आप किचन में अगर काम करते करते भी अगर आपको करना मतलब पॉसिबल है तो आप कॉर्ड्स डाल के कान में कर सकते हो, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ओके। तो आप पढ़ाई अपनी चालू रखिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, और ज़रूरी नहीं हमेशा आपको स्पेशल टाइम ही मिलेगा। आई वुड सजेस्ट कि आपको जब भी जहाँ पे जैसा टाइम मिल रहा है आप सुनो, आप वीडियोस सुनो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगी, और फिर जब टाइम मिलेगा ना तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे जब आप एक्चुअली टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए पहले क्या दिया है, देखिए अभी स्टूडेंट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड्स क्या होते हैं देखते हैं। As mentioned elsewhere, the price of currency can be expressed either as a 1 unit of home currency or equal to so many units of foreign currency, or as a 1 unit of foreign currency is equal to so many units of home currency. देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी करेंसी जब हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में डील करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर देखते हैं, तो 2 चीज़ें रहती है, एक रहती है अपनी होम करेंसी और एक रहती है फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो 2 टाइप में हम करेंसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि अगर अपनी होम करेंसी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी फॉरेन करेंसी, ठीक है, हाउ मच फॉरेन करेंसी, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो ये हमारी होम करेंसी और फॉरेन करेंसी को एक दूसरे के फॉर्म में डिनोट करना, उनको एक दूसरे के फॉर्म में किस वे में हम उन्हें शो कर सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली। देखिए डायरेक्ट कोड में क्या होता है, अंडर डायरेक्ट कोड लोकल करेंसी इज वेरिएबल, से
एज इन इंडिया $1 is equals to, for example, ₹68.10. ठीक है. The rates are called direct as the rupee cost of foreign currency is known directly. These codes are also called as home currency और price quotations. मतलब डायरेक्ट करेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे अपनी जो लोकल करेंसी है ना वो वेरिएबल हो और फॉरेन करेंसी एक फिक्स स्टैंडर्ड उसका यूनिट हो. ठीक है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे उन्होंने कहा है, अगर मैं लिखूँ 1 USD, एक USD की वैल्यू सपोज कितने रुपये है उन्होंने दिया है, फॉर एग्जांपल 68.10. तो यहाँ पे अभी देखिए ये वैल्यू तो फ्लक्चुएट होती रहेगी. ओके, मतलब आज 68.10 है, सपोज कल कुछ ज़्यादा रहेगी, सपोज कल ₹70 हो सकती है, बाद में ₹70.20 हो सकती है. वैल्यू कैसे भी चेंज हो सकती है एज पर, क्योंकि मार्केट स्टेबल नहीं है. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एवरी 4 सेकेंड में वैल्यू बदलती रहती है. ठीक है, फ्लक्चुएट होती रहती है करेंसी की. तो जब हम फॉरेन करेंसी को एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड यूनिट में रखते हैं और जो लोकल करेंसी है, जो हमारी होम करेंसी है, उसको हम जब वेरिएबल रखते हैं ऐसे फॉर्म में जब हम दिखाते हैं, तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट कोट. ओके, इसी को कहते हैं डायरेक्ट कोट. यहाँ तक समझा? मतलब यहाँ पे हमारी जो लोकल करेंसी है, जो होम करेंसी है, वो वेरिएबल रहेगी और जो फॉरेन करेंसी है वो 1 यूनिट या 100 यूनिट ऐसा कुछ फिक्स रहेगा. ओके, और इनडायरेक्ट कोट एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है. ऑन अदर हैंड, अंडर इनडायरेक्ट मेथड लोकल करेंसी रिमेन्स फिक्स वाइल द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी वेरीज. जहाँ पे अगर मुझे मैंने रुपी जो होम करेंसी वो फिक्स रखी और मैंने फॉरेन करेंसी को फ्लक्चुएट किया, चेंज की वैल्यू, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट. मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मेरी जो होम करेंसी है वो फिक्स है. देखिए, मतलब अगर मैं इसी को दूसरे फॉर्म में दिखाना चाहूँ, इसी को अगर मैं ₹100 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी USD, तो यहाँ पे सपोज बोला है 1.47 USD. तो ये मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे मैंने अपनी होम करेंसी जो है स्टूडेंट्स वो फिक्स रखी है और जो फॉरेन करेंसी है उसको मैं फ्लक्चुएट कर रही हूँ, उसको मैं वेरिएबल रख रही हूँ. तो इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट कोट. मतलब आप ऐसे याद रखो, देखो ये तो आपको सिर्फ समझने के लिए है, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा. लेकिन आपको अगर होम करेंसी फिक्स रखते हो आप तो इनडायरेक्ट कोट है. और डायरेक्ट कोट क्या है, जो हम एक्चुअल में बाहर यूज़ करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. हम क्या करते हैं कि फॉरेन करेंसी हम फिक्स रखते हैं. ज़्यादातर जो करेंसी है, ज़्यादातर जो फॉरेन के मार्केट्स है वो डायरेक्ट कोट यूज़ करते हैं. मतलब वो फॉरेन करेंसी को फिक्स रखेंगे और लोकल या होम करेंसी को वेरिएबल रखेंगे. ठीक है. It would be worthwhile to mention that globally a practice being followed where all currencies except a few are quoted as direct quotes. मैक्सिमम कंट्री डायरेक्ट कोड्स को फॉलो करती है, एक्सेप्ट सम. कुछ ऐसी है जो डायरेक्ट कोड्स को फॉलो नहीं करते, वो इनडायरेक्ट कोड्स को, मतलब वो अपनी होम करेंसी को फिक्स रखेंगे और जो फॉरेन करेंसी है, मतलब ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस तो $, में ही होते हैं, तो वो उससे फ्लक्चुएट करते हैं. देखती है ऐसी कौन सी कंट्रियाँ हैं, कौन सी करेंसीज है जो कि इनडायरेक्ट कोड को फॉलो करती है, जो कि अपने होम करेंसी को फिक्स रखती है. ओनली इन केस ऑफ GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड या ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, यूरो, AUD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और NZD मतलब न्यूजीलैंड डॉलर. दीज आर द करेंसी दे आर कोटेड एज इनडायरेक्ट रेट्स. मतलब वो जब उनका कोटिंग रहता है, जब वो कोट करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, तो 1 GBP, 1 यूरो, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 1 न्यूजीलैंड डॉलर इज इक्वल्स टू सो मेनी यूनिट्स ऑफ USD ऐसे कोट करते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं एक हम, देखिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा समझना होगा, जब डायरेक्ट कोट होता है ना स्टूडेंट्स, मतलब फॉरेन करेंसी फिक्स रहती है और लोकल करेंसी वेरिएबल रहती है, तो उसको हम लिखते कैसे हैं. देखिए इसे हम ऐसे लिखेंगे USD/INR इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें दिया है 2 टाइप के रेट्स रहते हैं, हम देखेंगे वो क्या रहते हैं. 68.10/11 पर USD. ठीक है, पर USD यहाँ पे पर लिखना है. और ये है डायरेक्ट कोट. सबसे पहले तो ये समझिए स्टूडेंट्स, देखिए जब डायरेक्ट कोट रहेगा तब USD आगे रहेगा और जो भी देश की करेंसी अगर हम इंडिया की लिख रही है तो वो सेकंड रहेगी. और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1 USD इज इक्वल्स टू 68.10. ये क्या है, ये है बाइंग रेट और ये है सेलिंग रेट. ये भी समझते हैं कि क्या है, हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर में किया था ये स्टूडेंट्स कि बाइंग रेट और सेलिंग रेट क्या रहता है. मैं फिर से एक बार बताती हूँ. देखिए सबसे पहले तो ये समझो, ये हमने जो करेंसी ऐसी लिखी है, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट कोट है, यहाँ पे क्या होता है कि जो फॉरेन करेंसी है वो पहले लिखते हैं और जो जिस कंट्री की करेंसी है वो बाद में लिखते हैं. ये रहता है डायरेक्ट कोट का शो, मतलब लिखना. और इसमें जब आपको 2 चीज़ें दी है, यहाँ पे आपको दिया है कि 68.10/11, तो ये 2 रेट्स है. ये कैसे 2 रेट्स है, देखिए जो आपको 68.10/11 दिया है ना, तो ये आगे के 2 डिजिट्स है ना, ये इसको रिप्लेस करेंगे.
दो रेट्स बनेंगे, मतलब इसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं 68.10 एक रेट है और दूसरा रेट है 68.11, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते, इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये दो रेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, देखिए जो स्मॉल वाला रेट रहता है ना हमेशा वो रहता है बाइंग रेट, फर्स्ट वाला, और दूसरा या इसको हम बिड रेट भी बोलते हैं, और जो सेकंड रहता है इसको बोलते हैं हम सेलिंग रेट, ठीक है। तो जब कोई भी करेंसी का हम लिखते हैं वैल्यू, किसी एक करेंसी दूसरे कंट्री के करेंसी के फॉर्म में हम दिखाते हैं, तो डायरेक्ट कोट में USD/INR या USD/ जिस भी कंट्री की होम करेंसी इज इक्वल्स टू वो कंट्री के करेंसी के वैल्यू के फॉर्म में वो आ जाता है। और इसका मतलब क्या है, 1 USD इज इक्वल्स टू आइदर 68.10 और 68.11 रुपीज़, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। यहाँ तक समझो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये तो हुआ डायरेक्ट कोट, लेकिन अभी हमने जो 4 करेंसी देखी है ना स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आपको ये याद रखना है कि कौन सी ऐसी करेंसीज है जो कि इंडायरेक्ट कोट फॉलो करती है, तो वो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये करेंसी कैसे लिखते हैं, 1 GBP, 1 यूरो, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर या 1 न्यूजीलैंड डॉलर इज इक्वल टू सो मेनी USD। तो ये करेंसीज को जब हम इनडायरेक्ट कोट में शो करते हैं ना स्टूडेंट्स, तब उल्टा लिखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है GBP/USD, इज इक्वल्स टू USD 1.2100/10 पर GBP। अभी इससे समझते हैं ये क्या लिखा है, मैंने यही लिखा है एग्जाम्पल स्टूडेंट, मैंने कुछ नया नहीं लिया। देखिए जब ये तो सबसे पहले रहता है इनडायरेक्ट कोट, हमने अभी देखा कि कौन सी देश की करेंसी इनडायरेक्ट कोट को फॉलो करती है, तो वो थी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, GBP, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और यूरो, ये 4 थी। तो जब भी ये 4 देश की करेंसी, जब हम ये 4 करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी में डील करेंगे, USD के फॉर्म में लिखेंगे, तो उसे हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्ट कोड को फॉलो करती है। इनडायरेक्ट कोड क्या है, मतलब जहाँ पे हम बाकी देश की करेंसी $1 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज़ है, हाउ मेनी करेंसी ऑफ दैट कंट्री लिखते हैं, तो यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ इसका मतलब क्या है कि 1 GBP इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये है 1 GBP की वैल्यू कितनी है 1.2100 USD या 1.21, देखिए अभी ये 10 है ना स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला था, जो स्लैश के बाद में है वो उसके पहले के 2 नंबर को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये 00 की जगह 10 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो 1.2100 या 1.2110 USD। जो पहले वाला रहता है स्मॉल रेट वो क्या रहता है, बाय वाला, और दूसरा रहता है सेल वाला। तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, जो पाउंड है वो USD के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसको ऐसे पढ़ते हैं 1 GBP इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट ऑफ USD, ठीक है। इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट कोट। या जब भी अगर सपोज ये तो हमने देखा GBP का, अगर मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी शो करना है, देखिए यहाँ पे दिया है उन्होंने, तो ये कैसे लिखेंगे, हम उल्टा लिखेंगे, मतलब USD बाद में आएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पहले आएगा। लेकिन अगर आप बाकी करेंसीज को देखोगे, जैसे कि देखिए CHF फ्रैंक, ठीक है, USD/फ्रैंक इज इक्वल टू 1.0190/00 पर USD मतलब 1 USD इज इक्वल टू दिस मच फ्रैंक, ठीक है। फिर USD/HKD मतलब क्या, 1 USD की वैल्यू, पर USD मतलब क्या, 1 USD की वैल्यू कितने अमाउंट है वो देश के करेंसी के, इसका मतलब ये है। लेकिन देखिए अभी जब यूरो लिखा है तो उल्टा लिखा है ना, इस केस में, ये केस में USD बाद में आया, यूरो पहले आया। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट कोड को फॉलो करता है, और इनडायरेक्ट कोड में USD की वैल्यू स्लैश के बाद आएगी, और इसका मतलब ये है कि 1 यूरो, 1 यूरो मतलब पर यूरो इज इक्वल्स टू दिस मच अमाउंट ऑफ USD, कितना 1.0510/20, और पहली वैल्यू रहेगी वो बाय रेट, वो जो स्मॉल रहता है वो बाय, और दूसरा है सेल। और ये कैसे लिखते हैं हम, ये जो स्लैश के बाद वाले 2 डिजिट है, तो अगर 2 डिजिट है तो वो लास्ट के 2 को रिप्लेस करेंगे, अगर 3 है तो 3 को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझो आपको स्टूडेंट्स। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के करेंसी की वैल्यूज दी है, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मुझे और एक बात आपको बतानी है। जब करेंसी की बात आई है, कुछ देखिए, ये तो थे USD के फॉर्म में हम बाकी देश की, क्योंकि आज अभी तो स्टैंडर्ड USD ही है मैक्सिमम। अभी धीरे धीरे हमारी कंट्री की भी करेंसी को स्टैंडर्डाइज कर रहे, कुछ देश करने का सोच रहे हैं। लेकिन फिलहाल सभी देश की कंट्रीज अगर उनको कुछ फॉरेन एक्सचेंज का करना है ट्रांजैक्शन, तो वो USD को ही बेस करेंसी मान के करते हैं, ठीक है। तो 1 USD इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज़ सपोज इंडिया का करे तो हम देखते हैं। लेकिन कुछ देश की करेंसी जो है ना स्टूडेंट्स, वो इन मल्टीपल्स ऑफ 100 यूनिट्स काम करती है। कुछ देश की करेंसी इन मल्टीपल्स ऑफ 100 यूनिट लिखते हैं हमेशा। ऐसी कौन से देश की करेंसी है वो देखते हैं। सबसे पहले है जापानीज येन, JPY, फिर है इंडोनेशियन रुपया,
इसे हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। और तीसरा है केनियन शिलिंग। अगर ये आपके एग्जाम में आती है करेंसी तो इसको 100 के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब अगर मुझे सपोज लिखना है कि इतने जापानीज येन इज इक्वल्स टू दिस मच रुपी, ठीक है, तो मैं 100 जापानीज येन इज इक्वल्स टू दिस मच, ये ऐसा लिखूंगी, ठीक है। ये हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 100 यूनिट्स के फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। सपोज 100 जापानीज येन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज़, अगर मुझे लिखना है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये रहेगी वैल्यू, एक एग्जाम्पल लिखते हैं 200, ठीक है। मुझे अभी एग्जैक्ट हम वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, 250 सॉरी। तो मैं क्या लिखूंगी, 1 जापानीज येन नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगी, या मुझे जापानीज येन लिखना है इन फॉर्म ऑफ यूएसडी, ठीक है। तो कितने यूएसडी, कितने डॉलर रहेगा, तो सपोज 47 यूएसडी इज इक्वल्स टू 100 जापानीज येन रहेगा। तो मैं 1 जापानीज येन कभी नहीं लिखूंगी, मैं हमेशा क्या लिखूंगी, 100 जापानीज येन, या 100 जो इंडोनेशिया का रुपया 100 रुपया, या केनिया की जो शिलिंग है तो 100 शिलिंग इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डॉलर। तो ये ऐसे 3 करेंसी है स्टूडेंट्स जो हमेशा 100 की यूनिट में ही लिखते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आगे भी आएगा स्टूडेंट्स चैप्टर में, लेकिन ये अभी मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि अभी हम फिलहाल करेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे के फॉर्म में करेंसी कैसे लिखते हैं, तो इसीलिए ये अभी बताना ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा स्टूडेंट कि करेंसीज को कैसे लिखते हैं, लेकिन मुझे बताइए अगर इंटरनेशनल मार्केट में सभी करेंसियाँ एक दूसरे के फॉर्म में लिखना आसान रहता तो हम डॉलर को क्यों बेस लेते ना। अभी फिलहाल क्या चलता है, अगर मुझे देखो कोई भी एक करेंसी दूसरे करेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, मुझे पता है डॉलर की वैल्यू रुपीज़ के फॉर्म में कितनी है। ओके, मुझे पता है डॉलर को रुपीज़ के फॉर्म में मैं बता सकती हूँ, लेकिन क्या मैं इतने रुपीज़ इज इक्वल्स टू इतने न्यूजीलैंड डॉलर बता सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं बता सकती? डायरेक्ट कोड यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी हम फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमेशा डॉलर के फॉर्म में करते हैं। तो सभी कंट्रीज़ की खुद की करेंसी डॉलर नहीं है। ओके, सभी कंट्री की खुद की करेंसी अलग अलग हो सकती है। तो इसीलिए हमें कोई भी अगर 2 कंट्री ऐसी है जिनकी करेंसी हमें जिनके बीच में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है और उनको पैसे का एक्सचेंज करना है, लेकिन उनका डायरेक्टली वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है कि इतने रुपीज़ इज इक्वल्स टू हाउ मेनी न्यूजीलैंड डॉलर, तो वो केस में बीच में पिक्चर में आता है डॉलर। तो मतलब मुझे पहले रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर डॉलर को न्यूजीलैंड डॉलर में, और फिर वही अगर वाइज वर्सा मैं यहाँ से यहाँ भेज रही हूँ, यहाँ से यहाँ पैसा भेज रही हूँ, तो ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्रॉस रेट। ओके, देखते हैं क्या है। When we deal in a market where rates for a particular currency pair are not directly available, price for the said currency pair is obtained indirectly with the help of cross rate mechanism। अगर कोई भी 2 करेंसीज डायरेक्टली एक दूसरे के साथ डायरेक्टली करेंसी पेयर में नहीं है, डायरेक्टली मुझे उनकी वैल्यू एक दूसरे से रेटिंग में नहीं पता है, तो मुझे उनमें क्रॉस रेट मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है। मतलब क्या, बीच में तीसरी करेंसी लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, वी इंटेंड टू कोट यूरो/INR। अगर मुझे यूरो और INR के बीच में क्या रिलेशन है, अभी क्या एक INR मतलब INR कितने INR इज इक्वल्स टू कितने हो रही है, 1 यूरो इज इक्वल्स टू कितने INR मुझे चाहिए। अभी मुझे इनके बीच में, ये 2 कंट्रीज़ के बीच में अगर कुछ ट्रांजैक्शन होना है तो डायरेक्ट कोड तो अवेलेबल नहीं है, पता नहीं है ना 1 यूरो इज इक्वल्स टू कितने INR। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, नो वन इज प्रिपेयर टू कोट यूरो/INR डायरेक्टली इन द मार्केट, सो वी वर्क आउट फॉर यूरो/INR टू कोट इनटू यूरो/USD और USD/INR। मतलब क्या है कि मुझे पता नहीं 1 यूरो इज इक्वल्स टू कितने रुपीज़ है, इंडियन रुपी। तो मैं क्या करूँगी, मुझे ये पता है यूरो/USD की वैल्यू पता है, ठीक है। 1 यूरो इज इक्वल्स टू कितने USD है, 1 USD इज इक्वल्स टू कितने यूरो पता है। फिर मुझे USD और INR की वैल्यू भी पता है ना, इंटरनेशनल मार्केट की 1 USD इज इक्वल्स टू कितना INR है। तो मैं बीच में USD की वैल्यू कॉमन लेके उसको मैं कैंसिल करके, मतलब कैंसिल करके इन द सेंस उसको मैं कैलकुलेट करके USD जो यूरो है और INR को एक दूसरे की वैल्यू में लेके आ सकती हूँ। तो यही मैकेनिज्म को कहते हैं स्टूडेंट्स क्रॉस रेट। डोंट वरी, आपको अभी आगे जो हम सम सॉल्व करेंगे उसमें कॉन्सेप्ट बार बार आएगा, तो अभी मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ। आपको इतना ही समझना है कि कोई भी 2 करेंसी अगर एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो बीच में जो करेंसी के साथ वो रिलेटेड है, मतलब ज़्यादातर करेंसियाँ डॉलर के साथ ही कनेक्टेड है, तो उसके फॉर्म में हम उसे लेके आएंगे और फिर उसको कैलकुलेट करके, मतलब USD कैंसिल हो जाएगा और 8 बच जाएगा INR। बेसिकली ये ऐसे होता है। अभी मुझे यूरो/INR की वैल्यू चाहिए, ठीक है। मतलब ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूरो/INR, ये हमें वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं है ना डायरेक्ट। तो हमें क्या पता है, यूरो/USD पता है, यूरो/USD की वैल्यू पता है, और क्या पता है, USD/INR की वैल्यू पता है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ पे कॉमन क्या है, USD कैंसिल होगा। मुझे इसकी वैल्यू पता है तो मैं इसकी वैल्यू लिखूंगी, इसकी वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू लिखूंगी। बीच में USD कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, यूरो/INR ना, यही तो मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट पता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको जिस फॉर्म में पता है, जो कॉमन करेंसी उसके फॉर्म में लिख के फिर लिखूंगी। इसी को कहते हैं क्रॉस रेट, क्योंकि देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर रही हूँ ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दिस इज द बेसिक वर्किंग आउट फॉर क्रॉस रेट।
ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी नीड टू कोट जीबीपी अगेंस्ट आईएनआर, अगर हमें जीबीपी को आईएनआर के अगेंस्ट कोट करना है, बट इंडिया में जीबीपी इज नॉट यूजुअली कोटेड, मतलब इंडिया में जीबीपी इज नॉट डायरेक्टली कोटेड, डायरेक्टली हमें पता नहीं है कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज़। सो यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे फिर, जो जिस फॉर्म में हमें पता है, USD/INR पता है, GBP/USD पता है, तो GBP/INR कर सकते हैं। ठीक है, USD कैंसिल हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक एग्जाम्पल दिखा है वैल्यू। देखिए मैं आपको आगे ये एक्सप्लेन करूंगी ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया ना स्टूडेंट्स, तो आगे फिर आसान है। जैसे कि USD/INR की वैल्यू ये है 68.10/11, ठीक है, मतलब एक USD इज इक्वल टू दिस मच INR, और GBP/USD की वैल्यू भी पता है 1.2100/10, मतलब एक GBP इज इक्वल टू हाउ मेनी USD ये भी पता है। तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रॉस रेट लेके GBP/INR निकाल सकते हैं, USD कैंसिल हो जाएगा और फिर फाइनल वैल्यू आएगी। देखो ये ऐसे आती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आई। मैं आपको बताऊंगी ये कैसे करना है। फिलहाल अभी एक शॉर्ट में देखते हैं। देखिए GBP/INR चाहिए था, डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं थी, तो USD/INR पता था, और क्या पता था, GBP/USD पता था ना, तो USD कैंसिल हो जाएगा, जो मिला वो था GBP/INR। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यही आपको आगे भी एग्जाम्पल में दिया है। ये कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊंगी जब न्यूमेरिकल्स आएंगे स्टूडेंट्स। अभी थियोरी कंप्लीट करते हैं। फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग रेट्स। देखिए रेट्स दो टाइप के रहते हैं, एक तो है फिक्स और एक फ्लोटिंग। फिक्स मतलब जो चेंज नहीं होता, और फ्लोटिंग मतलब जो चेंज होता रहता है। द फिक्स एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियल रेट सेट बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज फॉर करेंसीज। जब मॉनेटरी अथॉरिटी कोई भी करेंसीज के लिए एक फिक्स रेट सेट करते हैं उसको कहते हैं फिक्स रेट। इट इज़ यूजुअली पेग टू वन और मोर करेंसी, एक या ज़्यादा करेंसीज को पेग कर, मतलब उसको अप्लाई किया जाता है। अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट द वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिसाइडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स फॉर दैट पर्टिकुलर करेंसी। जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है ना स्टूडेंट, उसमें मतलब एक्सचेंज जो रेट है वो फ्लोटिंग है। अभी वो किस चीज़ पे फ्लोटिंग रहेगा, वो कुछ ना कुछ आउटर फैक्टर्स पे, मार्केट पे सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, ठीक है, वो करेंसी की, वो सभी रेट्स पे, वो सभी फैक्टर्स पे ही वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। वो कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। ठीक है, इन सम केसेस इवन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स आर अलाउड टू फ्लक्चुएट बिटवीन डेफिनेट अपर एंड लोअर बैंड्स एज फिक्स्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। कभी कभी कैसे होता है, जो फिक्स एक्सचेंज रेट है ना उसको भी फ्लक्चुएट कर एक कुछ पर्टिकुलर अपर और लोअर बैंड में अलाउ करते हैं। अगर वो कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी अलाउ करती है तो उसको अपर और लोअर बैंड में फ्लक्चुएट करने का अलाउ करते हैं। Since 1973, world economies have adopted floating exchange rate. India switched to floating exchange rate in 1993 from currency basket peg where currency fluctuation depended upon currency basket. ठीक है, तो बेसिकली जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है ना, वो वर्ल्ड इकोनॉमी ने 1973 में अडॉप्ट किया था, लेकिन इंडिया ने उसको 1993 में अडॉप्ट किया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि इंडिया ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के सिस्टम को कब अडॉप्ट किया, 1993 में। ठीक है, the composition of currencies in the basket was decided upon trade weight basis, that is on the trade relationship between countries whose currencies are formed in that basket. ठीक है, तो बेसिकली कौन सी कंट्रीज की करेंसी है तो उनके बेसिस पे ही वो ट्रेड वेट बेसिस पे उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। अभी देखते हैं बिड रेट ऑफर रेट क्या रहता है। बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट्स आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज बिड रेट और ऑफर रेट। मैंने अभी आपको समझाया था। देखिए एक रेट है जब हम करेंसी को लिखते हैं, USD/INR अगर कोट हम करेंगे 68.10/11, तो कोटिंग बैंड is bidding for USD 68.10 and offering to sell USD 68.11. On the other hand, GBP/USD rate 1.2100/10, तो quoting bank will willing to buy GBP at 1.2100 while willing to sell at 1.2110. देखिए समझते हैं ये क्या बोल रहे हैं। जब हम कोई भी करेंसी को लिखते हैं, जैसे कि अभी लिखा है उन्होंने USD/INR की सपोज वैल्यू, अभी फिलहाल ये है नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। जब मैं कोई भी एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी के फॉर्म में लिख रही हूँ, तो जब स्लैश के बाद के जो डिजिट्स है ना, वो ये दो डिजिट्स को रिप्लेस करेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स ₹68.10 या ₹68.11। ठीक है, तो और इसकी वैल्यू क्या है, देखो ये इसे कैसे पढ़ते हैं, एक USD की वैल्यू, USD फर्स्ट लिखा ना, मतलब ये क्या है, डायरेक्ट कोड, 1 USD इज इक्वल्स टू रुपीज़ दिस मच, कितना 68.10 या 11। तो जो पहला या लोअर रेट रहता है ना स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं बाइंग रेट या बिड रेट, और इसको कहते हैं सेलिंग रेट या ऑफर रेट। इसका मतलब क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, जब हम सम सॉल्व करेंगे ना, तो हम हमेशा ऐसे ही देखेंगे कि हम एज अ बैंक कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम एज अ बैंक वर्क करेंगे। तो कभी भी कोई भी मार्केट में अगर कोई भी बैंक कुछ सेल कर रहा है, कुछ बाय कर रहा है, देखिए
बैंक छोड़ो, अगर कोई भी पर्सन भी कुछ भी बाय कर रहा है तो कोई भी चीज़ मैं क्या प्रीफर करूँगी, सस्ते में बाय करना प्रीफर करूँगी या महंगे में? ऑब्वियसली अगर मुझे कुछ चीज़ सस्ते में मिल रही है तो मैं इसे सस्ते में ही बाय करूँगी, मैं क्यों जाके उसको महंगे में बाय करूँ ना। तो यही, क्योंकि हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन जो कि बिजनेस कर रहा है, कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो हमेशा हर पर्सन क्या सोचेगा, हर भी ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचेगा कि उसका प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कब होगा? जब वो सस्ते में खरीदेगा और महंगे में बेचेगा, ठीक है, बाय लो सेल हाई। तो हमेशा जब हम सम्स भी सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो हमें यही एक मंत्र याद रखना है, बाय लो सेल हाई इन मैक्सिमम केसेस, ठीक है। मतलब जब बैंक, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ या मैं बैंक हूँ और अगर मुझे सम में पूछा है कि मुझे एक ट्रांजैक्शन करेंसी बाय करनी है, ठीक है, मैं डॉलर अगर बाय कर रही हूँ तो मैं हमेशा उसे सस्ते में खरीदूंगी। और अगर मैं सेल कर रही हूँ, करेंसी सेल कर रही हूँ, अगर मैं डॉलर को बेच रही हूँ तो मैं हमेशा उसको महंगे में ही बेचूंगी, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कमाना है। और मैं क्या हूँ यहाँ पे, मैं एज अ बैंक वर्क कर रही हूँ, ठीक है। तो हमेशा अगर आपको सम में कुछ बाय करने का दिया, ठीक है, तो बाय कब करते हैं? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश में पैसा आता है ना। अगर मैं अपने कंट्री से कुछ भी बाहर भेज रही हूँ, ठीक है, कुछ भी एक्सपोर्ट कर रही हूँ, कोई भी पर्सन अगर कुछ माल एक्सपोर्ट कर रहा है तो उससे बाहर के कंट्री से पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब क्या? डॉलर आएगा। तो वो जब डॉलर आएगा तो वो डॉलर को खरीदेगा। तो जब वो डॉलर को खरीदेगा तो ऑब्वियसली वो सस्ते में खरीदेगा। और अगर वो कोई पर्सन कुछ इंपोर्ट कर रहा है, बाहर भेज रहा है, कुछ भी चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, सॉरी, कोई भी पर्सन बाहर की कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट कर रहा है, कुछ चीज़ें मंगा रहा है, तो उसे बाहर के कंट्री में, जैसे कि यूएस से अगर वो मंगा रहा है तो उसे बाहर के कंट्री में पैसे भेजने पड़ेंगे ना, तभी तो उधर के ऑर्गेनाइजेशन उसको वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी गुड्स है वो दे देंगी। तो मतलब उसको वो कंट्री का पेमेंट उसी की करेंसी में करना पड़ेगा, जो कि अगर उसकी करेंसी डॉलर है तो उसको डॉलर उसको भेजना पड़ेगा। मतलब क्या? वो बैंक के पास आएगा, मतलब मेरे पास आएगा और बोलेगा कि मुझे डॉलर भेजना है, तो मुझे यहाँ पर डॉलर क्या करना पड़ रहा है? सेल करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जब सेलिंग की बारी आती है ना, तो मैं उसको हमेशा महंगे में बेचूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना है, ठीक है। और जब हम बाय कब करते हैं? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब पैसा आता है तो डॉलर हम बाय करते हैं, तो हमेशा सस्ते में खरीदेंगे। और जब हम सेल कर रहे हैं, मतलब जब इंपोर्ट हो रहा है तो पैसा देश के बाहर जा रहा है, उनके करेंसी में हम उन्हें पैसा दे रहे हैं, तो डॉलर सेल हो रहा है, वो केस में हम उसे महंगे में ही बेचेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यही उन्होंने दिया है स्टूडेंट्स कि बिड रेट और ऑफर रेट क्या होता है। अभी देखिए, जो अपना जो इंडियन रुपी है वो डायरेक्ट कोड फॉलो करता है, इसलिए USD/INR लिखा, लेकिन GBP है वो इनडायरेक्ट कोड फॉलो करते हैं, तो GBP पहले लिखा, USD बाद में लिखा। इसका मतलब क्या है कि एक GBP इज इक्वल्स टू हाउ मेनी USD, ये लिखा है। वो केस में भी सेम है, 1.2100, ये सस्ते में खरीदेगा, ये बाय वाला है, और ये महंगे में बेचेगा। तो इसका रेट क्या है? सेलिंग बाइंग रेट है 1.2100 USD है और 1.2110 है उसका सेलिंग रेट, ठीक है। यहाँ तक समझा? अगर कुछ भी डाउट रहेगा स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन यही मैकेनिज्म आपको बेसिक ध्यान रखना है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अभी ये तो हुआ बेसिक, अभी आगे देखते हैं। बिफोर गोइंग टू सम्स और कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट होना जरूरी है। एक्सचेंज अरिथमेटिक कैसे चलता है, देखिए उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि पहला है चेन रूल। इट इज यूज्ड इन अटेनिंग अ कंपैरिजन और रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज लिंक टुगेदर थ्रू वन अनदर एंड क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इक्वेशन, मतलब कोई भी दो करेंसीज अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो उसी को बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। कमेंसिंग विद द स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी एंड कंटिन्यूइंग द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ चेन सो दैट ईच इक्वेशन मस्ट स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ सेम करेंसी एज दैट ऑफ विच वन कंक्लूडेड द प्रीवियस। मतलब अगर कोई भी दो करेंसीज, मुझे दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है तो एक दूसरे से मुझे उन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम अगर कोई भी सम दिया है तो मुझे सॉल्व करने के लिए उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसी को कहते हैं चेन रूल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। देखिए आगे देखते हैं परसेंट एंड पर मिल। परसेंट क्या होता है? हमें सभी को पता है, परसेंट मतलब ये परसेंट का साइन है ना, मतलब डिवाइड बाय 100। तो 1% क्या होता है? इट इज़ अ प्रपोर्शन ऑफ पर 100। 1% मतलब एक 1 पार्ट ऑफ एवरी 100 क्या होता है, तो उसी को कहते हैं परसेंट। और पर मिली क्या होता है? पर मिली मीन्स पर 1000, मतलब डिनोमिनेटर में 1000 रहेगा, मतलब 1 पर मिली इज 1 पार्ट ऑफ एवरी 1000। तो एक 1000 का एक मिली कितना पार्ट है, ठीक है। सच एज 1 रुपी पर, सच एज रुपी 1 पर रुपी 1000, ठीक है। मतलब अगर मुझे परसेंट लिखना है तो बेसिकली परसेंट क्या होता है? 100 का 1 पार्ट, ओके, और ये होता है परसेंट। और पर मिली क्या होता है? 1000 का एक पार्ट, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1000 रहेगा तो पर मिली, ठीक है। बस इतना ही उन्होंने कहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं। और एक है वैल्यू डेट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम जो
आपको क्वेश्चन पूछेंगे ना उसमें ये टर्म पूछा जा सकता है वैल्यू डेट। देखिए वैल्यू डेट क्या होता है, डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फंड्स, किस दिन एक्चुअली सेटलमेंट हुआ फंड्स का, फंड्स एक दूसरे को भेजे गए, मतलब उनको रिसीव हुए एक्चुअली, उसी को कहते हैं वैल्यू डेट। इन केस ऑफ पेमेंट्स ऑन अ टेलीग्राफिक ट्रांसफर टीटी द वैल्यू डेट इज यूजुअली सेम इन बोथ सेंटर्स। देखिए जब पेमेंट होता है ना स्टूडेंट्स, तो जब टेलीग्राफिक ट्रांसफर के मोड से पेमेंट होता है तो इमीडिएटली उनको पेमेंट पहुंच जाता है। तो जिस दिन उन्होंने पेमेंट किया है उसी दिन सामने वाले बंदे को पेमेंट पहुंच जाएगा, तो उसी को कहते हैं फिर उस टाइम में वैल्यू डेट सेम रहेगी बोथ सेंटर्स में, मतलब उसी दिन में एक दूसरे को पहुंच गया। दैट इज पेमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव करेंसी इन ईच सेंटर टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे सो दैट नो गेन और लॉस ऑफ इंटरेस्ट अक्रूज टू आइदर पार्टी। सच पेमेंट्स आर सेड टू बी वैल्यू और कंपेंसी और सिंपली हियर एंड देयर। देखिए क्या होता है, कभी कभी अगर सपोज इंडिया के किसी पर्सन को फॉरेन के, सपोज अमेरिका के किसी पर्सन के साथ या जापान के किसी पर्सन के साथ कुछ ट्रांजैक्शन करना है, तो उसने अगर यहाँ से फंड्स भेजे तो ज़रूरी नहीं सेम डे ही सामने वाले बंदे को, सामने जो कंट्री में पर्सन है जिसके साथ वो ट्रांजैक्शन करे उसे पैसा मिले। कभी कभी वो जो बीच में जो मोड से वो जाता है पेमेंट, उसमें टाइम लग सकता है, कभी नेक्स्ट डे में मिल सकता है या थोड़ा टाइम डिले हो सकता है ड्यू टू जो जिस मोड से वो जा रहा है। तो वो केस में अगर डिले होता है ज़्यादा तो वो केस में इंटरेस्ट लगता है कोई भी पार्टी को, क्योंकि गेन या लॉस होता है ना। तो उस टाइम में जो वैल्यू डेट रहती है ना, वो जो पेमेंट डेट है उससे अलग है। मतलब जिस दिन पेमेंट किया उसी दिन अगर पैसा नहीं पहुंचा तो वैल्यू डेट जिस दिन पैसे पहुंच गए सामने वाले पार्टी को उसी को कहते हैं वैल्यू डेट। लेकिन जब टेलीग्राफिक ट्रांसफर होता है ना स्टूडेंट्स, तो उस दिन आपको इमीडिएट जिस दिन पैसा भेजा इमीडिएट उसी दिन पहुँच जाता है, तो वो केस में पेमेंट की डेट सेम रहती है वैल्यू डेट की। ठीक है, डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फंड इज नोन एज वैल्यू डेट। ठीक है, मतलब जिस दिन दोनों को मिला पैसा। मतलब नॉर्मल मोड ऑफ कंपेंसेशन इज इंटरेस्ट विच शुड बी रिकवर्ड पेड सेपरेटली, दिस में बी डन बाय एडजस्टिंग वैल्यू डेट इफ एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज। मतलब ये क्यों होता है, इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट करते हैं, अगर टाइम का लैग रहे, रिसिप्ट ऑफ फंड एट वन सेंटर, अगर एक सेंटर ने भेजे पैसे और दूसरे सेंटर को लेट मिले तो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो उसी की वजह से जो वैल्यू डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेज इन एक्सचेंज। Arbitrage consists of simultaneous buying and selling of commodity or currency in two or more markets to take advantage of temporary discrepancies in prices as applied to the dealing in foreign exchange. Arbitrage consists of purchase of one currency for one in one center and accompanied by an almost immediate sale against the same currency in another center and in operations conducted through three or more centers in several currencies. देखिए बेसिकली ये क्या है समझते हैं। देखिए आर्बिट्रेज क्या होता है, जो पर्सन शॉर्ट टर्म, जो ब्रोकर्स रहते हैं शॉर्ट टर्म बाइंग सेलिंग करते हैं, ताकि कभी अगर किसी मार्केट से कुछ करेंसी एक जन ने बाय की और दूसरे मार्केट में उन्होंने सेल की, तो बेसिकली जो करेंसीज का फ्लक्चुएशंस है ना उसका फ़ायदा उठा के प्रॉफिट पाने के लिए जो शॉर्ट टर्म बाइंग एंड सेलिंग होती है ना करेंसीज की, उसी को कहते हैं आर्बिट्रेज। यहाँ पे आपको समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ। अगर एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए अगर कोई बंदा है जिसने अभी सपोज डॉलर की वैल्यू रुपीज़ के फॉर्म में अभी फ़िलहाल रुपीज़ की कम है, ठीक है, सपोज $1 इज इक्वल टू 68.10 है फ़िलहाल, तो थोड़े आवर्स के बाद कुछ टाइम के बाद अगर ये वैल्यू ₹70 हो जाएगी, तो जिस बंदे ने $1 इज इक्वल टू 68.10 में खरीदे थे, सपोज उसने से $100 खरीदे थे, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए, और बाद में जैसे ही वैल्यू बढ़ी रुपये की तो उसने इमीडिएट इसको सेल कर दिया, तो ये बीच वाला जो उसको मार्जिन मिला यही कहते हैं उसको प्रॉफिट। और फिर उसने क्या किया, यही $100 को बेचा और फिर इन्हीं $100 को उसने कोई दूसरी सपोज जैपनीज येन में उन्होंने इन्वेस्ट किया। मतलब जो करेंसी, देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इतना डायनामिक है कि हमेशा करेंसीज फ्लक्चुएट होती रहती है, तो ये फ्लक्चुएशंस का फ़ायदा उठा के प्रॉफिट कमाने के लिए एक करेंसी में इन्वेस्ट करो, फिर जैसे ही वो बढ़ी दूसरे में डालो जो नहीं अभी जिसकी वैल्यू कम है, फिर जैसे ही वो बढ़ी वो सेल करके तीसरे में इन्वेस्ट करो। तो ये जो सेलिंग इन्वेस्टिंग है ना, जिसके यूज़ करके प्रॉफिट कमाया जा रहा है, इसी को कहते हैं आर्बिट्रेज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझा। ट्रांजैक्शन कंडक्टेड बिटवीन टू सेंटर्स ओनली इज नोन एज सिंपल या डायरेक्ट आर्बिट्रेज। अभी इसके बीच में अगर सिर्फ दो सेंटर्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, सिर्फ दो कंट्री के सेंटर्स के बीच में, तो उसको बोलते हैं सिंपल या डायरेक्ट आर्बिट्रेज। वेयर एज एडिशनल सेंटर्स आर इन्वॉल्व, ऑपरेशन इज नोन एज कंपाउंड और 3 और मोर पॉइंट आर्बिट्रेज। जहाँ पे 2 से ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपाउंड आर्बिट्रेज या 3 और मोर पॉइंट आर्बिट्रेज भी बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अभी आगे देखते हैं। देखिए जो भी स्टूडेंट्स ये चैप्टर में से थियोरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा चांसेस है समझ आने की, तो इसलिए हम थियोरी सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। देखिए
फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है एमसीक्यूज अगर इसमें से आ सकता है तो। मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट्स आर टेक्निकल, फंडामेंटल एंड स्पेकुलेशन। यहाँ हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कौन से फैक्टर्स है एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल एंड स्पेकुलेशन। इन स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन सेकंड वर्किंग डे ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने देखा था ना स्पॉट रेट क्या होता है, देखिए रेडी या कैश रेट क्या होता है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ अगर उसी दिन उसका पेमेंट होता है तो उसे कहते हैं, जो रेट पे वो पेमेंट होगा उसे कहते हैं रेडी या कैश रेट। अगर उसके नेक्स्ट डेट पे उसका पेमेंट होता है तो उसे कहते हैं टर्म रेट, मतलब इसको मैंने बोला था आपको टुमारो जैसे याद रखो, उसके नेक्स्ट वर्किंग डे पे होता है और उसके जिस दिन मतलब जिस दिन डील हुई उसके सेकेंड नेक्स्ट वर्किंग डे पे अगर उसका पेमेंट होता है तो उसे कहते हैं स्पॉट रेट। और सेकेंड नेक्स्ट वर्किंग डे के बाद में जिस भी दिन पेमेंट होती तो वो फॉरवर्ड रेट लगता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है आपको कि नेक्स्ट डे पे सेकेंड जो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे कब सेटलमेंट ऑफ फंड होता है, तो सेकेंड वर्किंग डे पे होता है। इफ द करेंसी इज कॉस्टली एंड फॉरवर्ड इट इज सेड टू बी एट प्रीमियम, ठीक है। अगर करेंसी फॉरवर्ड में कॉस्टलियर है मतलब स्पॉट से ज़्यादा है, स्पॉट रेट से महंगी है, तो उसे कहते हैं प्रीमियम पे चल रही है। इफ द फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द करेंसी इज चीपर, अगर फॉरवर्ड वैल्यू चीपर है स्पॉट से, स्पॉट मतलब अभी देखिए मैंने बोला था आपको लेक्चर नंबर 2 में हमने ये डिस्कस किया था कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होते हैं वो हमेशा स्पॉट रेट पे ही होते हैं, या कभी कभी अगर लेट उसका पेमेंट हो रहा है तो वो फॉरवर्ड में चलते हैं। तो उस हमेशा फॉरवर्ड रेट को आपको बोला रहेगा कि फॉरवर्ड रेट ऑफ द करेंसी चीपर, तो किसको कंपेयर करेंगे, चीपर मतलब वो स्पॉट रेट से कंपेरिजन होगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड रेट अगर चीपर है स्पॉट रेट से तो वो डिस्काउंट में चलेगा, अगर वो कॉस्टलियर है तो वो प्रीमियम पे चलेगा, ठीक है। डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फंड इज नोन एज वैल्यू डेट, अभी हमने देखा था। द रेट एट विच कोटिंग पार्टी इज रेडी टू बाय द करेंसी इज कॉल्ड एज बिड रेट, ठीक है। बाय करते हैं हमेशा तो कौन सा रेट यूज करते हैं, बिड रेट, और सेलिंग करते हैं तो सेलिंग रेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशंस। देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये जो फॉरेन एक्सचेंज इतना बड़ा मार्केट है, जो भी इतना डायनामिक है, कंटिन्यूस उसमें फ्लक्चुएशन चेंजेस हो रहे हैं, तो इसे कैसे डील, ऑब्वियसली इसको मैनेज करने के लिए कुछ तो उसके डीलिंग रूम होने चाहिए, वहाँ से ये सब कंट्रोल किया जाता है, तो उसी को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशंस। द फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशंस कंप्राइज फंक्शंस ऑफ अ सर्विस ब्रांच टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स ऑफ अदर ब्रांचेस और डिविजन्स to buy or sell foreign currency, manage foreign currency assets or liabilities, fund and manage nostro accounts, as also undertake proprietary trading in currencies. It acts as a separate profit center for bank or institutions. देखिए बेसिकली जो इतने फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो डेली जो बाइंग या सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी होते हैं, फॉरेन करेंसी को मैनेज करना, असेट्स या लायबिलिटी किसी कंट्री के मैनेज करना, फंड्स मैनेज करना, नॉस्ट्रो अकाउंट्स के फंड्स मैनेज करना, ये सभी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत होती है बैक ऑफिस, मतलब जो एक्चुअली सेंट्रलाइज ऑफिस जहाँ से सब कंट्रोल होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं फॉरेक्स डीलिंग रूम और वहाँ के ऑपरेशंस, ठीक है। देखो नॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए अगर सपोज इंडिया के किसी बैंक का अकाउंट फॉरेन के किसी बैंक में है तो उसे कहते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। मतलब इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, आवर अकाउंट विथ यू, इंडिया के किसी बैंक का अकाउंट अगर फॉरेन के किसी बैंक में है, सपोज अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट सपोज फॉरेन के किसी बैंक ऑफ अमेरिका में है, सपोज बैंक ऑफ अमेरिका में उसका अकाउंट है, तो वो अकाउंट को हम कहेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट, मतलब आवर अकाउंट विथ यू। और वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, इसका ऑपोजिट, अगर फॉरेन के किसी बैंक का अकाउंट अपने बैंक देश के किसी बैंक में है मेंटेन किया हुआ जहाँ से वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसे कहते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट, मतलब योर अकाउंट विद अस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बाकी जितना इंपॉर्टेंट है हम इतना ही कवर करेंगे स्टूडेंट्स, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और डीलर हैज़ टू मेंटेन 2 पोजीशंस, फंड पोजीशन एंड करेंसी पोजीशन। जो ये फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशन है, यहाँ पे डीलर्स को बेसिकली 2 पोजीशंस पे वर्क करना पड़ता है, फंड एंड करेंसी पोजीशन। देखिए फंड्स पोजीशन रिफ्लेक्ट्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। बेसिकली जो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फंड्स होता है उसी को कहते हैं रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, मतलब करेंसी कंट्रीज़ के बीच में क्या क्या फंड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो होना चाहिए, कितने रिसीवेबल्स है, कितना पैसा आना बाकी है, कितना देना बाकी है, तो इसी को कहते हैं फंड्स पोजीशन, ठीक है। एनी मिसमैचेस इन रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स विल थ्रो एन ओपन इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द फॉर्म ऑफ पॉसिबल ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट इन नॉस्ट्रो अकाउंट्स और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इनकम इन द सरप्लस क्रेडिट बैलेंस। मतलब अगर कोई भी 2 कंट्रीज़ के बीच में फंड्स के रिसीवेबल्स या पेएबल्स के बीच में अगर गैप है, वो अगर नॉर्मल मतलब वो बैलेंस नहीं है, मिसमैच हो गया वो ट्रांजैक्शंस में, वो फिगर्स में, डिजिट्स में, तो ओपन इंटरेस्ट रेट रिस्क को ये न्योता देता है, ठीक है। तो बेसिकली
ये कब होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट्स में जो बैलेंस है, ठीक है, जो ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट इन नॉस्ट्रो अकाउंट्स और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन सरप्लस क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो इसीलिए ये सब फंड्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम कौन करता है, डीलर्स, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फंड्स पोजीशन, ये फंड्स पोजीशन को मेंटेन रखना, ठीक है, नॉस्ट्रो अकाउंट्स में, और कितने रिसीवेबल्स है, कितने पेबल्स है। नेक्स्ट है करेंसी पोजीशन। करेंसी पोजीशन ऑन अदर हैंड डील्स विद ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशंस अराइव्ड आफ्टर टेकिंग वेरियस मर्चेंट्स एंड इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। मतलब देखिए, करेंसी की जो वैल्यू है वो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है स्टूडेंट्स, तो उसके बेसिस पे करेंसी को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड करना, ये चीज़ों से डील करना, ठीक है। वेरियस जो मर्चेंट्स रहते हैं, इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनसे डील करना, वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं। डीलर विल बी कंसर्न विद द ओवरऑल नेट पोजीशन विच एक्सपोजेस डीलर टू द एक्सचेंज रिस्क फ्रॉम मार्केट मूवमेंट्स। जो मार्केट्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं और उनके बीच में जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं, उनके बीच में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसके बीच में कुछ भी फ्लक्चुएशंस अगर होते हैं वो ठीक से काम होना चाहिए, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड ऑफ करेंसी पोजीशन नहीं होनी चाहिए, और उसके बीच में मतलब एक्सचेंज रिस्क नहीं बननी चाहिए। हम आगे देखेंगे स्टूडेंट एक्सचेंज रिस्क क्या होते हैं, आपको आगे टाइप्स दिए हैं रिस्क के। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मतलब जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना करेंसी में, उनके मिस मैचेस नहीं होने चाहिए रिसीवेबल्स और पेबल्स में। इसी को कहते हैं करेंसी पोजीशन को मेंटेन करना, ठीक है। तो यही दो काम इंपॉर्टेंट मेन कौन करते हैं, डीलर्स, फंड पोजीशन को मेंटेन करना और करेंसी पोजीशन को मेंटेन करना। फिर नेक्स्ट आता है डीलिंग रूम। डीलिंग रूम्स में क्या क्या ऑफिसेस आते हैं, ठीक है। डीलिंग रूम, अदर पार्ट ऑफ डीलिंग रूम इज बैक ऑफिस विच टेक्स केयर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डील्स, अकाउंट्स एंड रिकन्सिलिएशन, ठीक है। बैक ऑफिस मतलब अभी डीलिंग रूम में और 3 पार्ट्स है, एक बैक ऑफिस है, एक मिड ऑफिस है और एक दो पार्ट्स है, एक बैक ऑफिस है और एक मिड ऑफिस है, ठीक है। तो बैक ऑफिस बेसिकली क्या करता है, वो जो प्रोसेसिंग ऑफ डील्स, अकाउंट्स, रिकन्सिलेशन होता है, मतलब कोई भी जो करेंसी कंट्रीज के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ठीक से हो रहे हैं कि नहीं। दिस फंक्शन इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, एनी लैक्सिटी इन दिस एरिया वुड ऑल्सो लैंड द इंस्टीट्यूशन इनटू अनफोर्सिन ट्रबल, ठीक है। कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम होता है तो वो इंस्टीट्यूशन बहुत बड़े ट्रबल में आ सकती है। आइदर इट मे नेगेट द एफर्ट्स ऑफ द डीलर्स टू जनरेट प्रॉफिट्स, और इट कुड be so lax that dealers exploit the situation and indulge in misreporting or wrongdoings without notice of the back office, and hence back office has the both supportive as well as checking role over the dealers dealing room operation. So basically back office ये चेक करता है कि जो डीलिंग्स हो रही है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जो एक्सचेंज डीलिंग हो रही है वो बराबर हो रही है कि नहीं, उसमें कुछ मिस रिपोर्टिंग, रॉन्ग डूइंग तो नहीं चल रहा है, कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं चल रहा है, ठीक है। जो मतलब प्योरली जैसे होनी चाहिए वैसे हो रही है कि नहीं, और वो एक तरीके का सपोर्ट भी देता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो सपोर्टिव रोल भी देता है और चेक भी करता रहता है। देन तीसरा पार्ट है मिड ऑफिस। देखिए, पहला पार्ट था डीलर्स, ठीक है, एक डीलर रहता है, वो 2 पोजीशन पे वर्क करता है, फंड पोजीशन और करेंसी। दूसरा था दूसरा था बैक ऑफिस, और तीसरा है मिड ऑफिस। मिड ऑफिस क्या करता है, इट डील्स विद रिस्क मैनेजमेंट एंड पैरामीटराइजेशन ऑफ रिस्क फॉर द डीलिंग रूम ऑपरेशन इंक्लूडिंग फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली मिड ऑफिस जो है ना, वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसके बीच में जो रिस्क होता है ना, उसको मैनेज करता है, उसको पैरामीटराइज करके उसको मैनेज करता है। इट एक्ट्स एज अ चेक ओवर द रिस्क टेकन बाय डीलर्स एंड ऑल्सो सप्लीमेंट्स देम बाय गिविंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो वो क्या करता है, जो डीलर्स रिस्क लेते हैं, ठीक है, मतलब उनको अलग अलग टाइप की जो मार्केट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है टू टेक रिस्क एंड टू अर्न प्रॉफिट, तो वो प्रोवाइड करता है, ओके। और वो उनके ऊपर चेक ओवर भी रखता है, उनके ऊपर वो ध्यान भी रखता है वो ठीक सही तरीके से एक्सचेंज रेट हो रहा है या नहीं, उसमें कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन, रॉन्ग डूइंग तो नहीं हो रहा है। मिड ऑफिस इज ऑल्सो सपोज टू लुक आफ्टर द कंप्लायंस ऑफ वेरियस गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस एंड इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली उसको वेरियस गाइडलाइंस भी देखने हैं जो कि रेगुलेटर्स रहते हैं, जैसे कि RBI है, फेडाई है, तो वो सबके गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। जो फॉरेक्स मार्केट में वो गाइडलाइंस अगर नहीं फॉलो हो रहे तो वो भी पेनल्टी लग सकती है, तो वो भी सब ध्यान रखना मिड ऑफिस का काम है। अभी आगे देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्चुअल में कंट्रोल करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड गाइडलाइंस ऑन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट्स एंड लॉसेज बाय ऑथोराइज्ड डीलर्स। देखिए, हम आगे देखेंगे कि ऑथोराइज्ड डीलर्स क्या होते हैं, लेकिन जो ये सब फॉरेक्स का काम रहता है ना स्टूडेंट्स जी, हम और आप नॉर्मली तो ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ पर्सन रहते हैं जिनको, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जिनको अथॉरिटी दी रहती है बाय दिस रेगुलेटर्स टू ऑपरेट एक्चुअली जो फॉरेन एक्सचेंज के प्रॉफिट और लॉस होते हैं उनको ऑपरेट करने का, ठीक है, उनको कैरी आउट करने का, ठीक है। ब्रोकर्स रहते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, बैंक्स रहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते हैं। तो गाइडलाइंस कौन सी रहती है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट। और ये गाइडलाइंस को इशू कौन करता है स्टूडेंट्स, फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, विच रिक्वायर्स बैंक्स टू अंडरटेक प्रॉफिट और लॉस वैल्यूएशन ऑफ फॉरेक्स पोजीशन एट द एंड ऑफ ईच मंथ,
नॉट विथ स्टैंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ पासिंग अकाउंटिंग एंट्रीज एट क्वार्टरली इंटरवल्स। तो बेसिकली आरबीआई ने अप्रूवल दिया है जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है, जो कि कंडक्ट कौन करते हैं, ऑथोराइज डीलर्स, और ये अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को इशू कौन करता है, फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि क्या बताता है कि बैंक्स को ये सब गाइडलाइंस फॉलो करके फॉरेन एक्सचेंज के फॉरेक्स में जो मार्केट है वहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का वैल्यूएशन करके अच्छे से परफॉर्म करना है, और हर मंथ एंड में उनको उनके पोजीशन बताने हैं कि क्या कितना प्रॉफिट या लॉस उन्होंने कमाया, ठीक है, और क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है, पासिंग अकाउंटिंग एंट्रीज इन क्वार्टरली इंटरवल्स, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, बेसिकली फेडाई उसके गाइडलाइंस इशू करता है, आरबीआई उसको रेगुलेट करता है, और काम कौन करते हैं, ऑथोराइज डीलर्स, ठीक है, इन्वेस्ट हम और आप जैसे लोग करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो आगे थियरी दी है आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं अभी जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये जो चैप्टर है यहाँ से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, चांसेस बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आने के। तो स्टूडेंट्स ये था अपना पार्ट। आगे अभी हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डीलिंग विद ऑपरेशंस क्या होता है, कितने टाइप्स के रिस्क रहते हैं, फिर कौन से आरबीआई और फेडाई की गाइडलाइंस है कुछ देखेंगे, फिर कौन से डीलर्स रहते हैं, ऑथोराइज डीलर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स रहते हैं, फॉरेन फेडाई के क्या क्या गाइडलाइंस है, उसकी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये सब हम देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी स्टूडेंट्स, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे के जो डेटा है, आगे का जो सिलेबस है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।